नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में रैंक बूस्टर सीरीज के इस कड़ी में आज आप लोगों से मैं केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि आपके 5 डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे। तो आज मैं आपसे 2 फिजिकल, 2 इनऑर्गेनिक और 1 ऑर्गेनिक का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। जैसा कि पिछले आपने काफी वीडियोस में काफी कॉन्सेप्ट्स और उम्मीद करता हूं काफी क्वेश्चंस आप लोगों ने सीखा भी होगा। और अगर आप मान लीजिए आपको कोई वीडियो छूटा भी हो तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर रैंक बूस्टर सीरीज नाम का एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें सारी वीडियोस आपकी लाइनड अप है, तो कोई वीडियो आप वहां से देख सकते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 बातें बता देता हूं। सबसे पहला चीज कि जो भी ये मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बीएचयू वर्ल्ड कुछ कोर्सेज को लेकर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता है, तो अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको सारी आगे के प्रोसेस जो है समझ में आ जाएंगे। जो हमारे कुछ कोर्सेज हैं वो है आपके बीए आर्ट्स, बीए सोशल का, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीएससी नर्सिंग, बीएलएलबी, एलएलबी और सीएचएस 9th क्लास। इतने के ऑनलाइन क्लासेज आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। तो ये 2 बातें थी। अब आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं फिजिकल केमिस्ट्री का, वो जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। उसमें आपका रिडॉक्स है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर का बहुत हल्का सा कॉन्सेप्ट लगेगा। और देखिए आपका जो रिडॉक्स चैप्टर उससे आपके 2 ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, या तो ऑक्सीडेशन नंबर का आएगा, ठीक है, और अगर रिडॉक्स में आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ सकता है, या तो वो भी ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशन डायरेक्ट नहीं देता है, वो क्या करता है उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से लिंक्ड कर लेता है, वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर वो पूछ लेता है। और दूसरी चीज वहां पर एक बैलेंसिंग आती है, वो भी बैलेंसिंग की भी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो एक मैं क्वेश्चन कराता हूं, उसमें कहता है कि व्हेन KMnO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही, तो वही कह रहा है कि जब KMnO4 एक्ट करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो कह रहा है क्या बनाता है। तो काफी इसमें लिखा है कि पहले दिया गया है इसमें कि MnO4 2- बनाता है, MnO2 बनाता है, Mn2O3 बनाता है, Mn2+ बनाता है, ठीक है। तो कहता है कि आपको यह बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड कितना है हर एक केस में, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए हैं। सीधी सी बात है कि आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इसका पता हो, जैसे आपको ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए KMnO4 से ये MnO4 2- में जा रहा है, तो ये बताना कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। तो जितना ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज होगा उतने इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रांसफर होंगे। पहली चीज आप ये यहां पर एक बात ये जानिए कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। एजेंट क्या करता है, दूसरे के लिए काम करता है। जैसे आपने सुना होगा LIC एजेंट, वो क्या करता है आपके, जैसे मान लीजिए LIC जो भी पॉलिसी करता है तो वो किसी का एजेंट है ना, तो कंपनी का वो एजेंट है, तो कंपनी के लिए काम कर रहा है। तो वही चीज यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। 2 ही चीज होती है, ऑक्सीडाइज, रिड्यूस। तो एक ऑक्सीडाइज अगर खुद दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो वो सारे केमिकल स्पीशीज जो कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे खुद रिड्यूस होंगे, उनको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, खुद रिड्यूस होने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो देख लीजिए डिक्रीज हो भी रहा होगा। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कितना जाएगा, +7। कैसे निकालते हैं, पोटेशियम का कितना हो जाएगा, +1। कहां ये एलिमेंट कहां पाया जाता है, आपको एल्कली मेटल है आपका फर्स्ट ग्रुप में, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1। जिसका निकालना होता है उसको X मान लीजिए। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। नॉर्मल केस में -2 होता है। नॉर्मल केस मतलब जब एज ए ऑक्साइड प्रेजेंट हो, पर ऑक्साइड होगा तो अलग और सुपर ऑक्साइड होगा तो अलग। बाकी आप टोटल 0 बराबर कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लेंगे तो X इक्वल टू कितना आ जाएगा, +7 आ जाएगा। और यहां पर अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए, X - 8 इज इक्वल टू -2, तो यहां से कितना आ जाएगा आपका, +6 आ जाएगा। तो यहां पर देख लीजिए, यहां पे +6 लिख लीजिए MnO4 2- का, ठीक। ऐसे ही ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा MnO2 में, यहां पे देखेंगे तो +4 आ जाएगा। ऐसे ही Mn2O3 में देख लीजिए, Mn2O3 में देखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2x - 6 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +3। यहाँ +3 आ गया। ऐसे ही Mn2+ दिया गया है, Mn2+ में कितना है, +2 है। तो आप यहां से डिफरेंस खुद ही देख सकते हैं। बाकी ऑप्शन आपको यहाँ पर कोई ना कोई मिल ही जाएगा। देखिए 7 से 6 मतलब 1 का चेंज आ रहा है, ठीक है।
यहां पर देखिए सेकंड में कितना है, 3 का चेंज है, और यहां पर आपका 4 का चेंज है, और यहां पर आप देख लीजिए 7 से 2 तो कितने का, 5 का चेंज है। तो 1 3 4 5 ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा इसमें सी। ठीक है, पीडीएफ से डाउनलोड करिए, उसमें देखिए आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, 1 3 4 5। ठीक है, तो ये बस आपको ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस देखना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसा खास करना नहीं था। बस ये चीज आप ध्यान दे लीजिए, देखिए सब में ऑक्सीडेशन नंबर घट ही रहा है, क्योंकि क्या है, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि आपको रेशियो निकालना है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में, एवरेज स्पीड में और आरएमएस स्पीड में। ठीक है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको तीनों का फॉर्मूला पता हो। ठीक, तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की, चलिए पहले आरएमएस स्पीड की फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो आरएमएस स्पीड की फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है हमारा फॉर्मूला 3RT अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन m। ठीक है, और ऐसे ही आप यहां पर लिखेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2RT अपॉन m। और ऐसे अगर हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखें तो इसका होता है अंडर रूट 8RT अपॉन पाई m। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला होता है, और इसी का रेशियो पूछ रहा है। तो रेशियो किसका किसका कर रहा है, पहला सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबल ले लेना है, तो अंडर रूट 2, इस 2 आपका आ जाएगा यहाँ पे, एवरेज स्पीड कहाँ है आपका, ये है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8 बाई पाई, और ये आपका क्या आ जाएगा अंडर रूट 3, क्योंकि बाकी सारी चीजें सेम है, RT अपॉन m सब में है, RT अपॉन m सब में है, RT अपॉन m सब में है, बाकी जो बचा वही आप यूज कर लीजिए, आपका आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां से एक बात और ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ के फॉर्मूला में एक चीज याद रखिएगा, जैसे कि ये आपका गैस कांस्टेंट है, ये तो आपको पता ही होगा, ये आपका क्या है, ये आपका मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, अगर आपको स्पीड कभी भी मीटर पर सेकंड में चाहिए होगी, ठीक है, तो आपका यहां पर जो मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे उसको भी आपको केजी में रखना पड़ेगा, ये चीज का ध्यान दीजिएगा। ठीक, और दूसरी बात ये आपको ध्यान देना है कि इसको हम लोग अंडर रूट 3RT अपॉन m को 3PV अपॉन m भी रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि PV इज इक्वल टू RT होता कि नहीं, एक मोल अगर गैस है तो उसके लिए हम लोग PV इज इक्वल टू RT लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिप्लेस कर सकते हैं। और वॉल्यूम अपॉन मास, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहां पर क्या है, वॉल्यूम अपॉन मास है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन डी, मतलब 1 अपॉन डेंसिटी, तो 3P/D भी लिख सकते हैं। एक चीज वो हमेशा पूछता है कि इसमें से सबसे बड़ी वेलोसिटी कौन है, उससे छोटी, मतलब तीनों का ऑर्डर क्या है। तो इसमें आप एक वर्ड सभी लोग जानते होंगे, राम, तो बस राम से इसको आप याद रख सकते हैं कि सबसे बड़ी वेलोसिटी होती है आरएमएस, देन एवरेज एंड देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, राम वर्ड याद रखिए, उससे आपको ये हमेशा ही याद रहेगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी बातें थी इस क्वेश्चंस को लेके। तो फिजिकल के मैंने दोनों क्वेश्चंस काफी इजी लिया था, लेकिन कभी कभी क्या कुछ क्वेश्चंस तो आपके इजी आएंगे ही पेपर में, उसी टाइप का था। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और जिसकी डिमांड काफी ज्यादा हो भी रही थी, कि क्या होता है कि केमिकल बॉन्डिंग में क्वेश्चन आता है आपके कि बॉन्ड एंगल के ऑर्डर को अरेंज करना। और होता क्या है कि हम बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट इतना पढ़ लेते हैं, कहीं इधर पढ़ लिए, वेस्पर में पढ़ लिए, कहीं उधर जाके इधर उधर, मतलब इतने कॉन्सेप्ट्स बॉन्ड एंगल हम पढ़े रहते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, कि जब हमें किसी क्वेश्चन में अप्लाई करना होता है सबमर्ज कर देते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता किस कॉन्सेप्ट बाद हमें क्या लगाना। हमें ये नहीं पता कि हमें पहले हाइब्रिडाइजेशन लगाना है, कि हमें पहले वेस्पर लगाना है, कि वेस्पर के 3 रूल में से कौन सा रूल लगाना है, ये हमें पता ही नहीं होता है। तो एक सीक्वेंस सही ना पता होने की वजह से हम उसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आज आपका ये कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। देखिए आपको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल सेट करना है। ठीक है, अब देखिए मैं कई मॉलिक्यूल लिख दे रहा हूं, सारा कॉन्सेप्ट बता दो, और जिस सीक्वेंस बताऊंगा उसी सीक्वेंस में लगाएंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं तो हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे। इसमें आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल सेट करना है, BF3 NF3 CF4 PH3 OC2H5
का होल्ड वाइज। ठीक है, अब देखिए इसमें आप कैसे करेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले आपको चेक करना है। देखिए होगा क्या, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल sp में, देन sp2 में, देन sp3 में, और उसके बाद एक आता है ड्रैगोज। अभी इसके बारे में बताता हूं मैं, ड्रैगोज मॉलिक्यूल, या इसको ड्रैगोज नहीं लिखते आपके लिए, आपके लेवल में ये वर्ड ही नहीं है, यहां आप लिख लीजिए नो हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि हम जानते हैं कि sp में क्या होता है, लीनियर शेप है, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, ये सब जानते हैं। sp2 ट्राइगोनल प्लेनर होता है, बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। sp3 जो होता है आपका टेट्राहेड्रल होता है, बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो इसमें सब में हमें पता ही चल गया कि बॉन्ड एंगल ऑर्डर 180, उसके बाद 120, देन 109 डिग्री। ठीक है, ये तो क्लियर है, ये ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लीजिए। नो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, बॉन्ड एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये चेक कर लेना है। अच्छा, अब इसमें एक की पॉइंट क्या आ जाता है, नो हाइब्रिडाइजेशन का, ये आपको नहीं पता होगा कहां कहां होता है कहां नहीं होता। तो देखिए इसकी गहराई में मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि इसमें क्या होता है कि ड्रैगोज मॉलिक्यूल होते हैं, फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कौन ड्रैगोज होंगे कौन नहीं होंगे, ये आपका फिर उसमें आप बिना मतलब फंसेंगे। क्योंकि उसमें क्या होता है कि सेंट्रल एटम हमारा लार्ज होना चाहिए, साइड एटम हमारा स्मॉल होना चाहिए, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, तो सब सारे होते हैं, और लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, ये सब बातें होती हैं, लेकिन आपको कोई जानने की जरूरत नहीं है। आप ये जान लीजिए कि किन किन में नो हाइब्रिडाइजेशन, बहुत फिक्स्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो कौन कौन से मैं बता देता हूं आपको। SbS3, BiS3, और इधर आपका SS2 और SeS2। ठीक है, टोटल आपके इतने ही मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। ठीक है, नो हाइब्रिडाइजेशन मतलब कोई sp मिक्सिंग नहीं होती है यहां पर। जैसे यहां पर sp2 sp3 बन रहा है ना, यहां पर कोई sp मिक्सिंग नहीं होती है। इन सभी का जो बॉन्ड एंगल आता है वो 90 डिग्री आता है, 90 डिग्री के अप्रॉक्स होता है, किसी का 91 92 94 ऐसे होता है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा लीस्ट, सॉरी इसमें बॉन्ड एंगल जो होगा इसमें लीस्ट होगा। तो अगर इसमें से आपको कोई दिख जाए तो तुरंत उसको सबसे पीछे कर दीजिए बॉन्ड एंगल में। ठीक है, तुरंत, क्योंकि बॉन्ड एंगल सबसे लीस्ट होगा इनका। ठीक है, जिसमें आपका PS3, ASS3, SbS3, BiS3, SS2 और SeS2। ठीक है, इतने होते हैं आपके टोटल। ठीक, तो ये याद कर लीजिएगा, इसके मत जाइए कि क्यों होता क्यों नहीं होता, उसमें फिर बहुत लंबी कहानी होगी, उसका कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आपने हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लिया। अब आप कहोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, बिल्कुल ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि फंसाने वाले क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम आ जाता है, मान लीजिए जैसे 3 उसने दिया आपको मॉलिक्यूल और सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तब क्या करेंगे। उसके बाद एक इफेक्ट होता है NBEPR। ठीक है, इसके भी आपको डेप्थ में नहीं जाना, इसको मैं समझा देता हूं क्या होता है। अगर ये होगा, अगर S मतलब अगर ये प्रेजेंट होगा तब आपका क्या होगा, अगर ये प्रेजेंट होगा तो जिसमें ये प्रेजेंट होगा NBEPR उसका बॉन्ड एंगल हाईएस्ट हो जाएगा, बॉन्ड एंगल हाईएस्ट। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, मैंने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन आपने पहले चेक किया। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया, मतलब मान लीजिए 3 मॉलिक्यूल के तीनों में सेम हाइब्रिडाइजेशन sp3, अब उन तीनों में से अगर किसी में भी NBPR प्रेजेंट होगा तो उसकी बॉन्ड एंगल हाईएस्ट हो जाएगी। अगर नहीं है तब क्या होगा, तब की बात बाद में करेंगे। पहले तो ये समझ में आना चाहिए ना कि NBPR है क्या, कौन सी ऐसी बहुत बड़ी बीमारी है। तो देखिए इसको आप कैसे समझेंगे, NBPR क्या होता है, इसको आप नोट कर लिए होंगे, इसको मिटा देता हूं। NBPR आपका सीधी सी एक चीज है, जिसे आपने एक इफेक्ट पढ़ा होगा वेस्पर। ठीक है, जो कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी होता है। ठीक है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, वेस्पर थ्योरी आपने पढ़ा होगा। तो वेस्पर थ्योरी क्या होता है, वो सेंट्रल एटम पे जो होता है वो फोकस्ड होता है, उसका जो भी इफेक्ट होता है सेंट्रल एटम पे होता है। NBPR जो इफेक्ट होता है ये आपके साइड एटम पे लगता है। ठीक, तो NBPR के लिए आपको कंडीशन में बता देता हूं पहले क्या होता है। इसके लिए कंडीशन क्या होता है कि जो आपका सेंट्रल एटम होगा, जो आपका सेंट्रल एटम होगा वो आपका स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल का सेंस ये है कि वो आपका सेकंड पीरियड का होना चाहिए। सेकंड पीरियड समझते हैं, मतलब आपका ONC इस टाइप का होना चाहिए, मतलब कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इस टाइप का होना चाहिए। ठीक, और जो आपके साइड एटम हैं वो आपके लार्ज होने चाहिए।
लार्ज का समझ रहे हैं? लार्ज का मतलब होता है कि थर्ड पीरियड या उसके आगे वाले, थर्ड पीरियड या उसके आगे वाले जो होते हैं वो बड़े कहलाएंगे। जैसे कि मान लीजिए सीएल हो, बीआर हो, ठीक है, आई भी चलेगा, मतलब थर्ड पीरियड और थर्ड पीरियड के आगे वाले, या कोई आपका, या इसके अलावा क्या हो सकता है कि कोई लार्ज ग्रुप, जैसे लार्ज ग्रुप मतलब ऑर्गेनिक, मान लीजिए कि आपका एल्किल ग्रुप है, मतलब एल्किल ग्रुप लगा हो, जैसे मान लीजिए कि C2H5 का होल ट्वाइस इस तरह कहीं आपको मिल जाए, जैसे OC2H5 का होल ट्वाइस मिल जाए, इस टाइप का ग्रुप अगर कहीं आपको मिल जा रहा है, ठीक है, एल्किल ग्रुप, तो ये सब बल्कि ग्रुप गिने जाएंगे। तो होना क्या चाहिए, आपका सेंट्रल एटम छोटा होना चाहिए और आपका साइड एटम बड़ा होना चाहिए। ये चीज होगा तब NBPR लगेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए ले लेता हूं, जैसे OBR2, ठीक है, OBR2 मतलब क्या हो जाएगा, जैसे देखिए यहां पर ये BR सेंट्रल एटम आपका क्या है, छोटा है, साइड एटम आपके बड़े हैं। तो होता क्या है कि जो साइड एटम है इनके पास लोन पेयर तो होगा ही, ठीक है, इनके पास भी लोन पेयर होगा, और मैंने दो ही बनाया, 3 लोन पेयर होंगे, ठीक है। तो ये जो लोन पेयर होते हैं और ये जो ग्रुप है, बड़े बड़े ग्रुप है, ठीक है, तो इन ग्रुप्स के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। क्या होता है, रिपल्सन। जैसे बड़े बड़े ग्रुप है तो उनके लोन पेयर्स के बीच में रिपल्सन्स होते हैं। इन रिपल्सन होने की वजह से, जैसे देखिए अब ये बड़े बड़े ग्रुप है, अगर इनका रिपल्सन होगा तो रिपल्सन से क्या होता है, दूर हटते हैं, और दूर हटेंगे तो ये जो बॉन्ड एंगल यही है, तो ये बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। अगर रिपल्सन होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर NBPR लगेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है, वही चीज है, वही मैंने यहां पे बताया। तो आप वैसे ही आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि एक छोटा ग्रुप उससे 2 बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं तो उनके बीच में रिपल्सन होगा, क्योंकि लोन पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन से क्या होगा, दूर हटेंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान देना, साइड एटम आपका बड़ा होना चाहिए, सेंट्रल एटम छोटा मतलब CNO इस टाइप का हो, और बड़े में मतलब ClBrI या आपका कोई एल्किल ग्रुप लगा हो, ठीक है। तो ये चीज होती है, तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है यहां पर, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मैं रफ करूंगा। चलिए, अगर मान लीजिए NBPR भी आपका लगता ही नहीं है, मान लीजिए जो 3 मॉलिक्यूल थे उसमें NBPR कहीं लग ही नहीं रहा है, ठीक है। बाकी अभी मैं जो एग्जांपल ये कराऊंगा ये सब सारी चीजें वैसे ही आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर नहीं लग रहा है तब यहां पर आपको वेस्पर लगाना है, ठीक है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अब इससे क्या होता है, पहले कई लोग तो ये नहीं पता होगा कि होता क्या है। तो ये देखिए, ये टोटल आपका फिक्स्ड होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं OCl2 का, ठीक है, OCl2 ऑक्सीजन पे यहां पे 2 लोन पेयर होंगे, ऑक्सीजन पे यहां 2 लोन पेयर होंगे, बाकी आपके यहां क्लोरीन के यहां 3 लोन पेयर होगा, ठीक है। तो होता क्या है कि जो वेस्पर होता है ये क्या होता है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर। वैलेंशियल किसके होगा, वैलेंशियल हम लोग सेंट्रल एटम का देखते हैं, ठीक है। तो इससे इसके ऊपर टोटल फोकस्ड होता है। होता क्या है इसमें, जैसे ये जो 2 लोन पेयर हैं इनका आपस में रिपल्सन होगा, ठीक। रिपल्सन होगा तो क्या करेंगे, ये इधर की तरफ धक्का लगाएंगे, ठीक है। अगर आपस में जैसे दो ये रिपल्सन हो रहा है तो रिपल्सन आएगा तो किधर आएगा, जैसे रिपल्सन है तो इस साइड आएगा, तो अगर इस तरह आएगा तो इधर धक्का लगाएगा, मतलब ये जो बॉन्ड्स हैं ये और कंप्रेस्ड होंगे, जिससे क्या होगा, ये जो थीटा ही आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और देखिए ये जो लोन पेयर है और ये जो बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड बना है तो इसमें भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, तो ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्सन होता है। अब उससे क्या होगा, जो बॉन्ड होगा इधर भगेगा तो फिर बॉन्ड एंगल आपका डिक्रीज होगा। तो कहने का ये मतलब है कि यहां पर रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल घटता है। और अभी मैंने NBPR में बताया था आपको कि रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ता है। तो यहां पे जो लगता है ये साइड एटम वाला जो इफेक्ट होता है उसको हम लोग NBPR कहते हैं, और यहां पर जो बॉन्ड एंगल बढ़ता है, और ये जो आपका सेंट्रल एटम पे जो रिपल्सन लगते हैं उनको हम लोग वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं, और यहां पर बॉन्ड एंगल आपका घटता है, ठीक है। ये तो हुआ क्या होता है। अब उसमें भी आप लोग पढ़ते हैं कि लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, देन बॉन्ड पेयर का रिपल्सन। उम्मीद करता हूं ये आपको पता होगा पहले से, ठीक। अब देखिए, अब वेस्पर लगाते हैं हम लोग, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसके 3 रूल्स आते हैं। तो सबसे पहले आपको रूल नंबर 1 लगाना है, फिर रूल नंबर 2 लगाना, फिर रूल नंबर 3 लगाना है। अगर रूल नंबर 1, 2, 3 भी सेम आ जाते हैं तब फिर ऐसा करिएगा ना, छोड़ दीजिएगा क्वेश्चन को, लिख दीजिएगा कि सेम बॉन्ड एंगल होगा,
कब तक इसी में कि ये लगाया वो लगाया, ये सेम वो सेम, सब अगर इतना तक चीजें सेम आ जाती हैं तो कह दीजिएगा सेम बॉन्ड एंगल, इतना नहीं परेशान होना क्वेश्चन में। तो देखिए रूल नंबर 1 2 3 पता भी होना चाहिए क्या होता है। रूल नंबर 1 क्या होता है, अभी जैसे मैंने बताया कि लोन पेयर का रिपल्सन लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है बॉन्ड एंगल हमारा क्या होता है घटता है, ठीक है, वो बताया मैंने। तो इसका मतलब क्या है कि जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतना ज्यादा रिपल्सन होगा, उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। इसका मतलब सीधी सी बात है, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। और एक चीज बता दे रहा हूं कि बिल्कुल मत करिएगा, जो कि 99% लोग यही करते हैं कि स्टार्टिंग से नहीं चलेंगे, पहले सीधे आके वेस्पर का रूल नंबर 1 लगाने लगते हैं कि सीधे जहां लोन पेयर देखे 2-3 गिने कि 1 2 3 उसकी काउंटिंग करते हैं, तुरंत उसका लगा देते हैं ऑर्डर। वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहले ये सब कंडीशन होनी चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए, एनबीपीआर आपको नहीं दिखना चाहिए, तब ये रूल लग पाएगा, नहीं तो ये रूल लगेगा ही नहीं। ठीक, पहला रूल तो ये होता है। दूसरा रूल क्या होता है, दूसरा रूल ये होता है कि मान लीजिए कि नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम हो जाए, मतलब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए, एनबीपीआर नहीं लगना चाहिए, और उसके बाद ये है कि आपका रूल नंबर 1 भी सेम हो जाए, मतलब क्या नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम हो जाए, ठीक है, मतलब वही बेशरम वाली कंडीशन है कि मतलब एक्सट्रीम लेवल का है कि उसको कुछ मानना ही नहीं है, कोई बात नहीं मान रहा है वो। तो फिर बॉन्ड एंगल का कैसे देखेंगे, तब उसमें क्या होता है हम लोग का कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। जैसे मैं आपको कहीं यहां पर एक एग्जांपल बता देता हूं। एग्जांपल देखिए आपका, मैं ले लेता हूं NH3 ले लीजिए और NF3 ले लीजिए, ठीक है। NH3 NF3 में क्या होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ठीक। दोनों में आपका एक ही लोन पेयर है, ठीक। एनबीपीआर किसी में नहीं लगेगा, रीजन दोनों आपके सेंट्रल एटम तो मान लीजिए आपके छोटे हैं, दोनों छोटे स्मॉल है, ठीक, मान लिया मैंने बात। लेकिन H और F ये भी तो छोटे, मैंने क्या कहा था, जो साइड एटम होगा वो थर्ड पीरियड है उसके बाद का हो, और हाइड्रोजन फ्लोरीन ये सब भी सेकेंडरी पीरियड के आ जाएंगे, तो इसमें भी वही होगा कि एनबीपीआर लगेगा नहीं। अब रूल नंबर 1 मैंने देखा कि लोन पेयर भी सेम है, इसका मतलब यहां तक कुछ नहीं लग रहा। अब हमें रूल नंबर 2 से ही आंसर देना पड़ेगा। उसमें हमने देखा साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन वाले की ज्यादा है, तो इसमें क्या हो जाएगा NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। अब ऐसा हो जाए कि मान लीजिए कि इससे भी नहीं बात बन रही है, तो तीसरा रूल हमारा आता है और आखिरी रूल होता है, ठीक है। ये क्या है, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ये रूल नंबर 3 आ गया, ठीक। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, वेस्पर के कोई भी रूल लगाइएगा तभी जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, एनबीपीआर ना हो, और नहीं तो फिर खुद ही झेलिएगा उसको, ठीक। तो ये हुआ टोटल आपका कॉन्सेप्ट, कैसे आप बॉन्ड एंगल देखते हैं, देखते कैसे ये पता चल गया क्या हो। अब इस एक क्वेश्चन में लगा लेते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने का कोई मतलब नहीं होता है, बस वो स्क्रीनशॉट के फोल्डर में चला जाएगा, यूज तो उसको कभी करना नहीं होता फिर दोबारा। चलिए, तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, तो हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले सबका लिख लेते हैं। CO2 हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp। अब ये ना बताना पड़े क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल चीज है, इसको फिर कभी कहीं और बताएंगे। NH3 sp3 BF3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, NF3 sp3, ठीक है, CF4 sp3 PS3 अभी बताया था मैं, PS3 क्या था, नो हाइब्रिडाइजेशन। जितना लिखा दिया था कि इतने का हाइब्रिडाइजेशन, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, उसमें 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है अप्रोक्सीमेटली, तो वो तो सबसे छोटे हो जाएंगे, उनको छोड़ ही दीजिए। और इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। किसी एक का कहीं बता दूं कैसे हुआ, BF3 में क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो जाएगा, इसमें सीधी सी बात है कि इसके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, उससे 3 बॉन्ड बन गया, खत्म, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, छोड़ दीजिए इसको। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से बॉन्ड एंगल सेट कर लीजिए। सबसे ज्यादा किसका होता है, sp, देन sp2, देन sp3। तो sp को सबसे आगे करिए तो आ जाएगा CO2 सबसे आगे, और sp है कोई नहीं है, चलिए छोड़ दीजिए। sp2 कितने हैं, sp2 भी बस एक ही है, तो उसके बाद sp2 वाले का रख दीजिए, BF3 आ जाएगा। इसके बाद sp3 को रखते हैं हम लोग, लेकिन sp3 में आप अगर ध्यान देंगे तो आपका कितना है, एक NH3 वाला है, एक NF3 है, एक CF4 है, और एक और है, ये 4 है sp3 के ही, ठीक है। तो इनको तो भी हटा दीजिए, इनको भी तो हम नहीं सेट कर पाएंगे।
लेकिन ये हम सेट कर लेंगे कि जो नो हाइब्रिडाइजेशन वाले होते हैं वो सबसे पीछे होते हैं, उनमें बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का अप्रॉक्स होता है, सबसे छोटा उसी में होता है, तो उनको सबसे पीछे रख दीजिए, PH3। ठीक, इतना हो गया। अब हमें इन चार में देखना है। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाता है तो मैंने क्या बताया था कि आप क्या देखेंगे, NBPR देखेंगे। NBPR देखने का मतलब क्या देखना है आपको, सेंट्रल एटम छोटा, साइड एटम बड़े। इसमें देखिए, इसमें सेंट्रल एटम छोटा लेकिन साइड एटम भी छोटा, तो बात नहीं इसमें लगेगी। सेंट्रल एटम छोटा, साइड एटम भी छोटा, ये भी छोड़ दीजिए। सेंट्रल एटम छोटा, साइड एटम छोटा, ये भी छोड़ दीजिए। लेकिन इसमें देखिए, सेंट्रल एटम छोटा लेकिन साइड एटम आपका क्या है, एल्किल ग्रुप लगा है, जो कि बल्कि होता है। मैंने कहा था बल्कि ग्रुप में कौन कौन आएंगे, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड वाले, ClBr ये सब उधर वाले ग्रुप, और उसके अलावा आपके कौन से आ जाएंगे, एल्किल ग्रुप। ठीक, इतना आप लगा लेंगे, तो इसका मतलब वहां पर NBPR प्रेजेंट है। अगर वहां पर NBPR प्रेजेंट है तो वहां पर क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन ज्यादा होता है तो वहां पर, क्योंकि ये साइड एटम पे रिपल्सन होते हैं। साइड एटम देखिए, ऐसा फील करिए, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम से यहां कौन आ रहा है, साइड एटम आ रहे हैं। साइड एटम बीच में रिपल्सन लगेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। अरे इतना तो फील कर ही सकते हैं ना, किस तरह बढ़ेगा, अगर रिपल्सन लग रहा तो बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर यहां पर रिपल्सन लग रहा है, यहां पर अगर आपका बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है तो, और मैंने ये भी कहा था कि NBPR जिसमें लगेगा उसका हाईएस्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर आप रख सकते हैं हम OC2H5 का होल्ड वाइज। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों में क्या है कि NBPR लग नहीं रहा, अलग कर लेते हैं हम लोग इनको, NH3, NF3, BF4, नहीं CF4। ये सब वही वाले हैं जो कि मानेंगे नहीं बात को, लड़ाई करेंगे जबरदस्ती। चलिए आगे इनके में देखते हैं क्या करेंगे लोग। अब इन तीनों में क्या हो गया कि NBPR है नहीं, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो चुका है। अब क्या करते हैं, अब हम लोग सबसे आखिरी में आते हैं वेस्पर के पास कि भैया अब तुम बताओ इनका सोल्यूशन कि इनके लिए क्या किया जाए। तो वो कहता है कि सबसे पहले रूल नंबर 1 लगा लीजिए कि लोन पेयर देख लीजिए। तो जैसे ही मैं लोन पेयर काउंट करने जाता हूं, पाता हूं कि NH3 के पास 1 है, NF3 के पास 1 है, लेकिन CF4 के पास तो लोन पेयर होता ही नहीं है। अरे भाई CH4 सुने हैं, जैसे CH4 वैसे CF4 है। ठीक है, तो कोई लोन पेयर होगा नहीं। अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, क्योंकि लोन पेयर होगा नहीं, रिपल्सन कम रिपल्सन होगा ही नहीं। तो क्योंकि सिर्फ फिर लोन पेयर रिपल्सन नहीं होगा, फिर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, और वो रिपल्सन कम होता है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, CF4 का आ जाएगा रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1 क्या था, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। अब देखते हैं, अब लोन पेयर भी सेम है। अब रूल नंबर 2 के पास चलिए। रूल नंबर 2 क्या कहा था कि अगर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है तो बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। अब उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम होगी उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। उस हिसाब से NH3 देन NF3, वो मैं डिस्कस भी कर चुका था ये NH3 NF3 का। उसके बाद आ जाएगा आपका, सबसे पीछे आ जाएगा आपका PH3, ठीक है, जिसमें बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, तो ये आपका टोटल ऑर्डर हो जाएगा। तो जिस तरीके से बताया हूं किसी भी क्वेश्चन में लगा लीजिएगा, गलत आपका नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। बाकी हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, वो है हमारा सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको एक करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी को अरेंज करना है, और जिसमें उसने दिया है LIF, NaF, KF, RBF और CSF। इसमें क्या करना है, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी सेट कर देना है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो होता क्या है ना कि इसमें भी हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में ही रहते हैं, ऑलमोस्ट मैक्सिमम तो कंफ्यूजन में ही जीते हैं इसमें भी। देखिए क्या है ना कि आपको सॉल्युबिलिटी सेट करना है, तो एक बात बताई जाती है कि सॉल्युबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए आपका, कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो लैटिस एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी जो है लैटिस एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है कि अगर 1 मोल आयन का जब हाइड्रेशन होता है तो उस समय जो एनर्जी निकलती है, मतलब 1 मोल आयन जो है जब किसी सॉल्वेंट मान लीजिए डिसॉल्व हो रहा है तो उसका जब हाइड्रेशन हो रहा है तो उस जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। और जो रिलीज एनर्जी होती है वो लैटिस को ब्रेक कर देती है। तो वही है कि जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी लैटिस उतना आसानी से ब्रेक हो जाएगा। लैटिस आसानी से ब्रेक हो जाएगा तभी वो हमारा डिसॉल्व हो जाएगा, तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी। ये बात कही जाती है। यहां से हम लोग आंसर नहीं निकाल पाते हैं, निकाल तो पाएंगे, देखिए कैसे क्या होगा। अब हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करता है, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए लैटिस एनर्जी से।
बात अगली ये आती है कि जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है। कुल मिला के यहां पर जो हमारा सॉल्बिलिटी वाला फैक्टर वो हम लोग चेक करते हैं साइज के द्वारा, कि मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अगर छोटी साइज होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा तो सॉल्बिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो एक जनरल ट्रेंड हम लोग ये कह देते हैं कि ऊपर से नीचे साइज इंक्रीज करती है तो ऊपर से नीचे क्या होती है, साइज इंक्रीज करती है तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, इसलिए सॉल्बिलिटी भी डिक्रीज करती है। ये हम लोग ऐसे एज ए जनरल बोल देते हैं। लेकिन फिर यहां पर कंफ्यूजन स्टार्ट होने लगता है। टीचर क्या करता है कि आपको क्या लिखा देगा कि ऊपर से नीचे सॉल्बिलिटी डिक्रीज करती है क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज करती है। डिक्रीज तो लैटिस एनर्जी भी करती है, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेज मोर रैपिडली देन द लैटिस एनर्जी। ये लैंग्वेज आपको लिखा दी जाती है, आप लोग मान भी लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करेगा, बताएगा कि इन द केस ऑफ फ्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड जो आपका सॉल्बिलिटी है वो ऊपर से नीचे इंक्रीज करती है। मतलब जब भी कहीं फ्लोराइड या हाइड्रोक्साइड का केस आएगा वहां पर सॉल्बिलिटी ऊपर से नीचे इंक्रीज करती। क्यों? क्योंकि वहां पर लैटिस एनर्जी डोमिनेट कर जाती है। तो यहां पर क्या होता है, हमें कंफ्यूजन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। इसको हम लोग एज ए एक्सेप्शन रटने लगते हैं और फिर जहां रटने लगते हैं वहां सारा काम खराब हो जाता है। तो इसका मैंने क्या किया कि मैं आपको एक अलग ही तोड़ देता हूं उसका, ठीक है, अलग उसका तोड़ ले लीजिए आप हमसे, छोड़ दीजिए वो सब कॉन्सेप्ट, याद वाद नहीं रख पाएंगे हम लोग। बाकी मैं एक बार बता दूंगा, उसको याद करना, याद भी कर लीजिएगा। देखिए लैटिस एनर्जी भी क्या होता है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, और हमें क्या हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी होगा तो सॉल्बिलिटी होती है, सॉल्बिलिटी अच्छी होगी। इसका मतलब अगर हम हाइड्रेशन एनर्जी माइनस लैटिस एनर्जी का डिफरेंस अगर हम लोग देख लें, हाइड्रेशन एनर्जी माइनस लैटिस एनर्जी का डिफरेंस, हाइड्रेशन एनर्जी माइनस लैटिस एनर्जी का डिफरेंस का मतलब है कि साइज का डिफरेंस। इसका मतलब क्या होता है कि हाइड्रेशन एनर्जी माइनस लैटिस एनर्जी का डिफरेंस देखें, या हम ये कहें कि साइज का जो डिफरेंस है, साइज डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, लैटिस हाइड्रेशन एनर्जी माइनस लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा होगा, मतलब साइज डिफरेंस जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतना ही ज्यादा होगी। मतलब आप सब कुछ भूल कर एक बात क्या याद रखेंगे कि अगर साइज डिफरेंस ज्यादा है, मतलब आयंस जो हैं अगर उनकी साइज डिफरेंस ज्यादा है, ठीक है, जैसे यहां पर LiF है तो Li प्लस F माइनस ये दो हैं, इनके साइज की डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूं। साइज डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, मतलब एक काफी बड़ा हो एक काफी छोटा हो, तो उसको क्या कहते हैं, साइज डिफरेंस। जैसे आपके पापा और आप में साइज डिफरेंस काफी है, ठीक है। मान लीजिए आप तो कहेंगे कि एज डिफरेंस ज्यादा, साइज में पापा से भी लंबा हो चुका हूं, वो बात छोड़ दीजिए। मैं मान रहा हूं कि आप छोटे हैं और पापा आपके बड़े हैं, तो वो मैं साइज डिफरेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। साइज डिफरेंस जितना ज्यादा सॉल्बिलिटी उतनी ज्यादा। ये बात समझ में आई? इसी को मैं लगाऊंगा और क्वेश्चन में कर दूंगा। एक एक्सेप्शन आपको याद नहीं करना पड़ेगा, हाँ बस एक एल्कली मेटल के केस में सल्फेट कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स का याद करना पड़ेगा, बस वो होती है डेटा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए यहीं पर मैं आपको लगा देता हूं, देखिए क्या है, Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस Cs प्लस यहां होता है, और सब में F माइनस यहां पर होता है। पीरियोडिक टेबल याद आ रहा होगा तो इधर आपका एल्कली मेटल आ जाता है, ठीक है, और इधर आपका यहां हाइड्रोजन होते हैं, ठीक। अब बताइए इसका और इसका लगभग साइज क्या है, कंपेरेबल साइज है, मतलब लगभग इसकी साइज जो है आप बराबर कह सकते हो, है तो नहीं बराबर, आप लगभग कंपेरेबल साइज, मतलब साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा इसके और इसके में साइज डिफरेंस का आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि साइज डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्या है ऊपर से नीचे साइज इंक्रीज करती है, इसकी साइज काफी बड़ी हो चुकी है और इसकी साइज छोटी है, ठीक है, क्योंकि इधर से इधर साइज क्या करती है, डिक्रीज करती है, इधर से इधर डिक्रीज करती है, इधर से इधर इंक्रीज करती है। तो डिक्रीज करते करते इसकी साइज छोटी हो चुकी है, इसकी साइज बहुत बड़ी है, मतलब इन दोनों के बीच में साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा है। साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा मतलब इनकी सॉल्युबिलिटी काफी ज्यादा होगी, इनकी सॉल्युबिलिटी काफी ज्यादा होगी। तो आप खुद ही समझ गए CSF की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है, बस सेट हो गया आपका, कुछ करना ही नहीं था, दिमाग ही नहीं लगाना। देखिए मैं आपको और एग्जांपल दे देता हूं यहां पे, जैसे कि मान लीजिए आपसे कह दिया जाता कि इसका बताइए LiI, NaI, KI, RBI और CSI, ठीक है।
अब इसके मान लीजिए आपको ऑर्डर सेट करना सॉल्युबिलिटी का, अब फिर वैसे लिख लीजिए Li प्लस Na प्लस Rb प्लस Cs प्लस, ठीक है, और I माइनस कहीं यहां होता है। अब क्या हो जाएगा, ये छोटी साइज और ये बड़ी साइज, अब इनका डिफरेंस देखिए, साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, साइज डिफरेंस लार्ज। अब यहां पर अगर साइज डिफरेंस ज्यादा है तो इनकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी, इसका मतलब LiI की सॉल्युबिलिटी ज्यादा, तो बस ऐसे ऑर्डर सेट कर दीजिए। और इसका क्या है, ए भी बड़ी साइज, ए भी बड़ी साइज, तो साइज डिफरेंस कहां ज्यादा हुआ। अब 5 फुट 5 इंच और 5 फुट 6 इंच में क्या डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस है, दोनों बड़े बड़े हैं, तो कहां कोई साइज डिफरेंस ज्यादा होगा। लेकिन एक 2 फुट और एक 5 फुट में काफी अंतर हो जाएगा, ठीक है, बस वही चीज है। तो बस आप साइज डिफरेंस देखिए, अपने आप आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कह दिया जाता है कि हाइड्रोक्साइड का केस लिया जाता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम अगर केस ले लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, इतना तो नोट कर ही लिए होंगे, इतने तो एक्टिव होंगे ना आप लोग। अच्छा, जैसे मैं हाइड्रोक्साइड का केस ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया BOH का होल ट्वाइस, ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस, और आपका क्या बेरिलियम बेटामाइन कार स्कूटर COH का होल ट्वाइस, SROH का होल ट्वाइस। अब बताइए, इसमें बताइए कहानी थोड़ा सा, इसमें क्या कहा मैंने, देखिए इसमें आपका एक तो बेरिलियम और ये पूरी सीरीज चल रही है, और एक आपका हाइड्रोक्साइड ग्रुप है। हाइड्रोक्साइड ग्रुप कैसा है, स्मॉल ग्रुप है ना भाई, अरे एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, इसको हम लोग छोटा ही तो मानेंगे, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का छोटा ग्रुप ही है, ठीक है, तो ये आपका स्मॉल है, और बेरिलियम भी स्मॉल है। लेकिन बेरिलियम से अगर आप नीचे आते जाएंगे तो जैसे मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम तक पहुंचेंगे तो यहां की साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, मतलब इसकी साइज बड़ी, और मतलब Sr2 प्लस जो है बड़ा और OH माइनस आपका छोटा। अब क्या हो जाएगा, साइज डिफरेंस बढ़ गया, साइज डिफरेंस बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक। यही मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूं कि आपको साइज डिफरेंस ही मेजरली आपको चेक करना है, ठीक। और बेरिलियम का क्या है, बेरिलियम छोटा और OH माइनस छोटा, छोटा छोटा, साइज डिफरेंस नहीं है, ठीक है, इसीलिए SROH की होल ट्वाइस की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, इसीलिए सॉल्युबिलिटी यहां पर इंक्रीज कर जाती है। हम लोग रखते रहते हैं कि इन द केस ऑफ फ्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्यों, कोई रीजन नहीं, रीजन क्या बोल देते हैं कि लैटिस एनर्जी यहां पे डोमिनेट कर जाती है। अरे डोमिनेट क्या करती है, इस कॉन्सेप्ट से जाइए ना, ऐसा कोई याद ही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक चीज यहां पर याद रख लीजिएगा कि एल्कली मेटल के केस में भाई साहब, एल्कली मेटल के केस में सल्फेट कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, इनके केस में क्या होगा, सल्फेट कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, खुद से लिख लीजिएगा, इनके केस में सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे इंक्रीज करती है। एल्कली मेटल के सल्फेट कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे इंक्रीज करती है। बाकी हर जगह आप साइज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट लगाइएगा, साइज डिफरेंस ज्यादा सॉल्युबिलिटी ज्यादा, कहीं गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए अब हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके ऑर्गेनिक का है। तो पहले इसको रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका इजी है, थोड़ा सा मुझे एक कॉन्सेप्ट बताना था, वही बता देता हूं हल्का सा। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में कुछ आप लोगों की कंप्लेन आई, जो हमारे कुछ बच्चे उन्होंने कहा कि आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चन टफ ले लेते हैं। तो देखिए मैं क्वेश्चन जो ले रहा हूं ऑर्गेनिक में, उसमें मेरा बस एक उद्देश्य होता है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूं, ठीक है। क्वेश्चन अगर उससे इजी लेवल का जाएगा तो क्या दिक्कत है, फिर बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक में क्वेश्चन मैं ऐसा ही ले रहा हूं जिसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट बता पाऊं, ठीक है। ऐसा ना हो कि बस देख के बस उसका तुरंत आप आंसर टिक कर दे, ऐसा वाला नहीं बता रहा हूं, ठीक है। धीरे धीरे इजी क्वेश्चन पे भी आएंगे, पहले टफ कर लीजिए, आदत पड़ जाएगी अच्छे क्वेश्चंस करने की, तो इजी वाले आराम से हो जाएंगे। चलिए पांचवा क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, कहता है कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में सेट करना है विद अमोनिया, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद अमोनिया, आपको कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, आपको पहचानने कौन से कंपाउंड्स हैं, देखते ही आपको पहचान लेना चाहिए कि सारे के सारे एल्डिहाइड्स दिए गए हैं और कीटोन्स दिए गए, मतलब कुल मिला के कार्बोनिल्स दिए गए हैं, ठीक है। और चौथा जो है आपका दिया गया है, यहां लिख देता हूं, ठीक है, मिडिल में रहता है तो ज्यादा क्लियरली विजिबल होता है। ठीक है, तो ये है 4 कंपाउंड्स, इसमें आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मतलब इसमें रिएक्टिविटी विथ
रिएक्टिविटी विथ अमोनिया आपको देखना है, ठीक है, रिएक्टिविटी विथ अमोनिया, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा आपका, पहले ही आपको समझना पड़ेगा कि अमोनिया के साथ रिएक्टिविटी का मतलब क्या हुआ। देखिए अमोनिया क्या है आपका, अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। कैसे पता? न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका हो सकता है कि लोन पेयर के फॉर्म में हो, नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में हो, बहुत तरीके की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मैंने एक ऑर्डर बताया था, आप लोगों को अगर याद हो तो, एक अभी मैंने रिसेंट जो भी वीडियो था उसमें मैंने एक क्वेश्चन लिया था जिसमें ऑर्डर और मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर कैसे सेट करते हैं वो मैंने बताया था। अगर वो वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में था, इसीलिए कह रहा हूं हर एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी न किसी फॉर्म में तो मौजूद है। ये न्यूक्लियोफाइल है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ये कहां पर अटैक करना चाहेगा? ये वहां पर अटैक करना चाहेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी होगी, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी होगी वहां पर ये अटैक करना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी आपके जितने भी कार्बोनिल वाला कार्बन है वहां सब जगह है। ये आपका जानते हैं क्या? ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, ये भी आपका क्या है? एस्टल्डिहाइड है, ठीक है, इस तरीके से। तो सब जगह कार्बोनिल कार्बन जो है, ये सब जितने भी कार्बोनिल कार्बन हो कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी है। कैसे? ऑक्सीजन की तरफ अगर चला गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी कार्बोनिल कार्बन है वहीं पर उसको अटैक करना है, न्यूक्लियोफाइल का काम ही वही होता है। तो बात आती है, पूछ रहा रेट ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी कहां ज्यादा होगी? रिएक्टिविटी वहां पर ज्यादा होगी जहां पर जो आपकी, जैसे मैंने क्या कहा, कहां पर अटैक करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की सबसे ज्यादा कमी होगी वहां पे सबसे बढ़िया रिएक्ट करेगा। जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की सबसे ज्यादा कमी होगी वहां पर सबसे बढ़िया रिएक्ट करेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी सबसे ज्यादा कहां पर होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की सबसे ज्यादा कमी देखिए सबसे ज्यादा कहां पर होगी? देखिए अगर हम बात करें, जैसे इसकी केस ले लें, तो भाई साहब ये जो इतना बड़ा एल्किल ग्रुप है, ये इधर से इतना बड़ा एल्किल ग्रुप है, ये क्या कर रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे ही तो रहे हैं। इनका प्लस आई इफेक्ट से ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही तो है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो यहां पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी तो फुलफिल हो जा रही है। यहां पर भी दो एल्किल ग्रुप है, ये भी दे रहे हैं आपके, दो मिथिल ग्रुप है। यहां पर भी एक है, ये भी दे रहा है, लेकिन यहां पर कोई देने वाला नहीं है। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज सच है, जैसी है वैसी ही है, कोई न कम न ज्यादा। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि जो पहला है उसके साथ रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद सेकंड वाले की होगी, उसके बाद थर्ड, उसके बाद आपकी फोर्थ की रिएक्टिविटी आंसर हो जाएगी। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसके साथ होगी? इसके साथ होगी। रीजन क्या है? रीजन यही है कि इसकी इलेक्ट्रॉन इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी सबसे ज्यादा है, ठीक है, इसके पास ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल सबसे ज्यादा अच्छे से अटैक यहां कर पाएगा। ठीक है, बात को समझ गए। और लोग इसको इस तरीके से भी कहते हैं कि जो रेट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंडरेंस होता है, कि जहां पर स्टेरिक हिंडरेंस ज्यादा होगा वहां पर रेट कम होगा। लेकिन मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताया आप उससे लगाएंगे तो कभी आपकी गलती नहीं होगी। ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये गलत नहीं होगा, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये कॉन्सेप्ट आपका गलत हो सकता है। बाकी इस क्वेश्चन में तो सही हो जाएगा कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंडरेंस। ठीक है, आप जो मैंने बताया यही करिएगा कि न्यूक्लियोफाइल है, ये वहीं पर अच्छा अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो एज सच रहे। अब यहां पर तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फुलफिल हो जा रही है, इतना ज्यादा ये सब अपनी अपनी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यही था आज के 5 क्वेश्चन आपके। उम्मीद करता हूं 5 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा। और कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताइए, अच्छा लगा हो तब भी कमेंट बॉक्स में बताइए। जैसा रिस्पांस देंगे वैसा ही हमारा मोटिवेशन आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।